नमस्कार, पहला प्रणाम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आप लोगों के लिए मैंने पीवाईक्यू सीरीज शुरू की थी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, इसके पार्ट 2 में आपको दे चुका था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सीरीज अपने आप में अलग है, यूनिक है, इसलिए इस सीरीज को केवल आपको मॉर्निंग में दिया जाएगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में ही अब से ये क्लास आपको मिलेगी पीवाईक्यू वाली। आज देखेंगे पीवाईक्यू का पार्ट 3 और ध्यान रखेंगे दोस्तों, मॉर्निंग में इसका भी शेड्यूल रहेगा। मंडे और ट्यूसडे को आपको मॉर्निंग में यूके जीके पीवाईक्यू मिलेंगे, उत्तराखंडी जीके के पीवाईक्यू मिलेंगे। पिछले 5-7 सालों में जितने भी यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछे गए उत्तराखंड जीके के, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। उसके बाद आपका वेडनेसडे और थर्सडे को आपको हिंदी के पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, हिंदी के आज तक 5-7 सालों में जितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो दिए जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए, फ्राइडे की मॉर्निंग में और सैटरडे की मॉर्निंग में आपको क्लास मिलेगी जीएस पीवाईक्यू की। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल रहेगा और ये पीवाईक्यू क्लास केवल और केवल मॉर्निंग में मिलेगी। मॉर्निंग का डोज अच्छा होगा तो पूरा दिन बेहतर होगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस पीवाईक्यू सीरीज का बेनिफिट ये रहेगा कि एक एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और यकीन मानिए दोस्तों, रिवीजन करने का इससे बेहतर मौका और इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। पीवाईक्यू के साथ हर क्वेश्चन को मैं जितने फैक्ट हैं उसके आसपास के उनको लपेट कर आपको खिला दूं तो मान के चलो एग्जाम में आप कभी भूलेंगे ही नहीं। और ये सीरीज मैं गारंटी दे रहा हूं इतनी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कि आप लोग खुद इसको रियलाइज करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। इसके साथ साथ जो हमारी अन्य क्लास आती है, उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ, और रात में जो टेस्ट सीरीज आती है यूके जी के टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट और जीएस के टेस्ट, वो कंटिन्यू रहेंगे। उनका अपना शेड्यूल है, वो अलग सीरीज है। लेकिन पीवाईक्यू की सीरीज बहुत स्पेशल है और मैं बहुत मेहनत करूंगा इसमें आपके लिए। इसके लिए आपका प्यार चाहिए, आपका प्यार भरा कमेंट भी चाहिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और किसी क्वेश्चन में मुझसे गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उसको मैं अगले सेशन में करेक्ट करूंगा। और अगर गलती हो जाती है, जानबूझ के कोई नहीं करता, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा, आप मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पीवाईक्यू का पार्ट 3 है। आज सोमवार है तो इसमें उत्तराखंड जीके के ही पीवाईक्यू रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। दूसरी बात, इसमें मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं कि मैं ये क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल बना के दे रहा हूं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले का भी पीवाईक्यू का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वर्तमान में, तो ये है टोटल आपके 7। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उत्तराखंड में। कौन कौन सी है फटाफट देख लेते हैं। पहला भैया गोविंद वन्य जीव विहार। ठीक है, गोविंद वन्य जीव विहार। दूसरा आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। ठीक है, तीसरा आपका विंसर या बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा में। चौथा आपका पिथौरागढ़ का अस्कोट वन्य जीव विहार। पांचवा देहरादून का मसूरी वन्य जीव विहार। ठीक है, इसके अलावा हमारा कौन सा रह गया, छठा आपका हो गया सोना नदी वन्य जीव विहार पौड़ी। और 7वें नंबर पे आ जाता है नंदौर वन्य जीव विहार। ठीक है, नंदौर में, उधमसिंह नगर में नंदौर वन्य जीव विहार। तो ये है भैया उत्तराखंड में स्थित 7 वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था लास्ट टाइम 2022 का जो पेपर हुआ था। तो 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला पशु क्वारंटीन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था। देखिए, पशुओं को क्वारंटीन करने के लिए। ठीक है, और कोरोना टाइम पे क्या हुआ था कि काफी पशु प्रभावित हुए थे कोविड से, तो कोविड की वजह से पशुओं का भी क्वारंटाइन सेंटर बनाना पड़ा था। तो ये क्वारंटाइन जो सेंटर था उस समय स्थापित किया गया था आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, हालांकि उस समय का करंट अफेयर्स था ये, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गए, लेकिन जिम कॉर्बेट से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं। जिम कॉर्बेट जो पार्क है ये आपका कहां पे विस्तारित है, तो ये आपका नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ है। नैनीताल प्लस पौड़ी में फैला हुआ है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में इसका विस्तार इन 2 जनपदों में है। उसके अलावा देखिए, जिम कॉर्बेट से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण मशहूर जो हमारे पशु प्रेमी थे और नरभक्षी बाघों का शिकार किया था जिन्होंने, जिम कॉर्बेट, उसके नाम पर इस पार्क को बनाया गया। इस पार्क का सबसे पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। सबसे पहले 1936 में जब ये पार्क बना 1936 में, तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क।
1957 में इसका नाम फिर क्या हुआ, चेंज कर दिया गया, और जो हमारे मशहूर ये व्यक्ति थे जिम कॉर्बेट, इनके नाम पे जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया। ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क भी इसका नाम था एक बार। ठीक है, तो ये है भैया। और इसमें देखिए महत्वपूर्ण है, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, इसमें सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं भाई उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क में सबसे ज्यादा बाघ मिलते हैं, तो ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद कराए मैंने। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है दिए गए विकल्पों में, तो इनमें से कौन सा भैया यूनेस्को की हेरिटेज साइट में है उत्तराखंड में। ठीक है, दिए गए विकल्पों में तो ध्यान से देखेंगे तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी बायोस्फीयर जो था ये देश का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि यूनेस्को में शामिल हुआ। पहला कौन सा था, तो पहला था आपका नीलगिरी वाला। ठीक है, पहला नीलगिरी बायोस्फीयर था, दूसरा हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व था। और इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, क्वेश्चन ये भी बनता है। सबसे पहले तो स्थापना कब हुई इस बायोस्फीयर रिजर्व की, तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1988 में ये स्थापित हुआ था। और ये भी जान लो कि ये कितने जनपदों में फैला हुआ है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये 3 जनपदों में फैला हुआ है। कौन कौन से 3 जनपद हैं, तो ये 3 जनपद है भैया आपका पीसीबी याद रखना, पी फॉर पिथौरागढ़, सी फॉर चमोली और बी फॉर बागेश्वर। ठीक है, तो इन 3 जनपदों में ये बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। 2004। ठीक है, तो कब शामिल हुआ ये, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल होने का वर्ष है 2004। ठीक है, काफी बुक्स में 1988 भी आपको दिया हुआ है। 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1986 में देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है। नीलगिरी को यूनेस्को में शामिल किया गया था सन 2000 में, और जबकि हमारा जो नंदा देवी रिजर्व है ये शामिल हुआ था यूनेस्को की धरोहर सूची में 2004 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इसका क्षेत्रफल लगभग है 6407 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें आपकी बहुत सी चीजें आ जाती है, जैसे नंदा देवी नेशनल पार्क इसी के अंतर्गत आ जाता है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी हमारे प्रमुख पर्वत हैं और ऋषि गंगा, धौली गंगा, पुष्प गंगा, जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण अलकनंदा की सहायक नदियां, वो सभी इस क्षेत्र से गुजरती है। यानी कि पूरा चमोली से लेकर बागेश्वर और पिथौरागढ़ का जो हमारा भूभाग है उसको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण है एक हिसाब से देखा जाए तो। और यहाँ पर देखिए कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इसको कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो इसको 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक आपका होता है कोर जोन, एक है इसका कोर जोन। ठीक है, और दूसरा होता है इसका बफर जोन। ठीक है, ध्यान रखेंगे कोर जोन और बाहरी बफर जोन 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू में भैया आपको एक एक फैक्ट मिलेगा, महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेगा, और बहुत अच्छे से सभी चीजें यादें भी होंगी, मैं कराऊंगा आपको याद अच्छे से। ठीक है, आप बस क्लास ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन संरक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसमें है। ठीक है, तो देखिए 2021 के अनुसार पूछ रहा है इसमें, लेकिन हाल में ही मैंने आपको 2025 में अभी 24 के दिसंबर में रिपोर्ट आई थी वो वाला वीडियो भी दे दिया है। ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर वॉच करना, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की आई है। ठीक है, तो उसको आप जरूर देख लेना। ये तो आपका पुराना पूछ रहा है, इसमें पुराना फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी उसके हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा वन थे ये पूछा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जनपद में है, तो इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तरकाशी में। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है, उत्तरकाशी में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो उत्तरकाशी में अगर देखा जाए सर्वाधिक वन थे कितने, लगभग आपके उत्तरकाशी में 3000 से ऊपर वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 3000 मैं यहाँ पे अनुमानित लिख रहा हूँ। चमोली की बात करें तो चमोली में लगभग 2700 से ऊपर वर्ग किलोमीटर वन थे। देहरादून की बात करें तो देहरादून में 1600 के आसपास थे, 1600 प्लस। एंड पिथौरागढ़ जनपद की मैं बात करूं तो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर से ऊपर में क्षेत्र में वन थे। तो उत्तरकाशी इस हिसाब से टॉप का जनपद हो गया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक हैं? तो भाई किसने लिखे हैं निम्न में से ये बुक द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री? और इस बुक के राइटर है भैया डॉक्टर शेखर पाठक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो शेखर पाठक जी की किताब है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अलावा देखिए शेखर पाठक जी की एक और किताब है एशिया की पीठ पर। ठीक है, एशिया की पीठ पर, ये भी याद रखिएगा, पीठ पर। हालांकि ये जो एशिया की पीठ पर किताब है ये शेखर पाठक जी के साथ साथ इसमें एक और राइटर हैं जिनका नाम है उमा भट्ट। उमा भट्ट और शेखर पाठक जी की रचना है ये। ठीक है, एशिया की पीठ पर। शेखर पाठक जी है ये जाने जाते हैं एक अपनी एनजीओ के लिए भी जिसका नाम है पहाड़ एनजीओ। ठीक है, पहाड़ एनजीओ। पहाड़ एनजीओ कहाँ स्थित है? नैनीताल में। और ये पहाड़ एनजीओ करता क्या है भाई? पहाड़ एनजीओ उत्तराखंड की सबसे लंबी सामाजिक यात्रा का आयोजन करवाता है जिसको हम जानते हैं अस्कोट आराकोट यात्रा के नाम से। अस्कोट आराकोट यात्रा। तो यही एनजीओ इस यात्रा को आयोजित कराती है जिसमें बहुत से जनपदों से होकर ये यात्रा गुजरती है। लगभग 1100-1200 किलोमीटर का सफर तय होता है और उत्तराखंड के लोगों को अवेयर किया जाता है सभी चीजों के लिए। ठीक है, पहाड़ एनजीओ जो है भैया पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालयन एरिया एंड रिसर्च। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है भैया आपका हिमालयन एरिया रिसर्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? सभी को पता है जो चमोली में चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, चमोली में हुआ था 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत। तो क्यों शुरू हुआ था? इनमें से कौन सी कंपनी थी जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। ठीक है, तो साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री के जो ठेकेदार थे ये भैया पेड़ काटने गए थे चमोली के रेंगी गांव में और यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारी चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन की सूत्रधार कहा जाता है गौरा देवी को। किसको? गौरा देवी को। ठीक है, तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीणों ने यहाँ पे क्या किया, जो पेड़ थे पेड़ों को काटने के लिए जैसे ठेकेदार के लोग आगे बढ़े तो लोग पेड़ों से लिपट गए खुद ही। ठीक है, पेड़ों को पकड़ लिया अपने हाथों से और बोले कि पहले हमें काटो फिर पेड़ काटोगे। ठीक है, तो ये आपका गौरा देवी के वचन थे। और उसके अलावा बहुत से इसमें स्टेटमेंट भी दिए गए, जैसे मतलब कि मतलब नारे जो दिए गए थे, माफ कीजिएगा स्टेटमेंट नहीं, नारे इसमें दिए गए थे बहुत से। ठीक है, तो स्लोगन दिए गए थे इसमें। ठीक है, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार इस जंगल के उपकार। ठीक है, और ऐसे गौरा देवी इन जंगलों को अपना मायका बोलती थी। तो बहुत से और भी स्लोगन है, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो जितने इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट शुरू होने की वजह थी साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री जो कि वहां पर पेड़ काटने के लिए आई हुई थी और ये घटना है 1973 की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उस समय देखिए वहां पर एक संगठन भी था हमारा चमोली गांव में जिसका नाम था दसोली ग्राम स्वराज संघ या मंडल। ठीक है, दसोली ग्राम स्वराज मंडल या संघ। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट ने बनाया था ना उसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फूलों की घाटी आपका चमोली में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी में है। क्लियर। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पे? चमोली में। तो बचा क्या अब? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारा है स्थित कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये हमारा उत्तराखंड में नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो प्रतिशत में सर्वाधिक कौन सा जनपद है भैया? ठीक है, अब ये 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से पूछ रहा है। 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें टॉप में था नैनीताल। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। नैनीताल में जो लास्ट वन रिपोर्ट आई थी 2021 वाली, ठीक है, 17वीं वन रिपोर्ट, इसमें नैनीताल में 71.62% आपका क्या था? कुल भौगोलिक एरिया का वनाच्छादित एरिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और न्यूनतम इसमें था उधमसिंह नगर। लेकिन दोस्तों जो नए आंकड़े आए हैं, नए आंकड़ों में ये चेंज हुआ है अभी और थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन प्रतिशत के आधार पे उत्तराखंड में सर्वाधिक वन वाला जिला बन गया है चंपावत।
ठीक है। चंपावत, चंपावत प्रतिशत के आधार पे अब सर्वाधिक वनों वाले में टॉप में है। चंपावत में टोटल 69.06% वन है, जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है, 18वीं वन रिपोर्ट 2024 दिसंबर में जो आई थी, ठीक है। और नैनीताल जो है दूसरे नंबर पे चले गया इस रिपोर्ट में, प्रतिशत के आधार पे नैनीताल का स्थान है दूसरा। नैनीताल में अब जो वन है भैया वो कुल भौगोलिक क्षेत्र के रह गए 67.43%, यानी कि नैनीताल के वनों में कमी हुई है। पहले जहां पे 71.62% वन थे, यानी कि आप देख लीजिए 4% के आसपास वनों का ह्रास नैनीताल जनपद में देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आपका एक डेटा है, महत्वपूर्ण डेटा है, याद रखना। तो सर्वाधिक 1% वालों में पहला चंपावत, दूसरा नैनीताल और तीसरा पौड़ी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम 1% पूछेगा तो न्यूनतम 1% में पहला आपका उधमसिंह नगर, दूसरा हरिद्वार और तीसरा पिथौरागढ़ जनपद। तो ये भी आप डेटा याद रखना। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, आप उत्तराखंड की 18वीं वन रिपोर्ट वाली वीडियो जरूर देखना, जो मैंने अपने चैनल पे डाली है, अभी 1 महीने पहले डाली थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया था? अभी उस समय का करंट अफेयर है तो करंट के हिसाब से पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे आपने बताना सबसे ऊंचा हर्बल जो पार्क है ये उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित किया गया है, मतलब स्थापित किया गया है, या प्लेस पूछ रहे हैं यहाँ पे, माफ कीजिएगा, तो कौन से प्लेस में दिए गए प्लेस में कहां पे है स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो हमारा प्लेस है दिए गए विकल्पों में, ये आपका स्थापित हुआ था कहां पे, तो ये आपका सर्वाधिक ऊंचाई वाला हर्बल पार्क आपका स्थापित हुआ था कहां पे, माणा में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, माणा में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। माणा में स्थित जो ये पार्क है, ये देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सामरिक दृष्टि से मतलब माणा जो है आपका, ये इंडो तिब्बत बॉर्डर के आसपास है ना, तो यहाँ पर इंडो चाइना बॉर्डर भी है, तो इंडो चाइना बॉर्डर पर स्थित भी एक आपका क्या है, हर्बल पार्क है, तो इससे भी इसकी महत्वता बढ़ जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और माणा जो है भारत का प्रथम गांव है, ठीक है, अंतिम गांव नहीं है, ध्यान रखेंगे। माणा जो है भारत का प्रथम गांव है, भारत का प्रथम गांव, ठीक है। और कहां पे स्थित है माणा? चमोली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता ही है भाई कहां पे स्थित है, तो ये चमोली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चमोली में, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर, 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। एंड इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1982 में हुई थी, 1982 में स्थापित हुई थी। और यहाँ पर स्पेशली पाया जाता है एक स्नो लिपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड जो होता है यहाँ पे देखने को मिलता है, हिम तेंदुआ जिसको कहते हैं, उसके अलावा मोनाल हो गया, कस्तूरी मृग, भरल और हिमालयन भालू भी दिखता है यहाँ पे, ठीक है, इस पार्क में, तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हो जाएगा कहां पे? अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। आपको पता ही होगा दोस्तों, लास्ट ईयर देखिए, याद है आपको, लास्ट ईयर कुछ वन कर्मियों की मृत्यु हो गई थी बिनसर में ही आग बुझाते समय, और बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही विभत्स घटना थी। और किस प्रकार से वहां पर देखिए कितनी खतरनाक जंगल की आग रही होगी कि लोगों को, जो हमारे वन कर्मी थे, उन बेचारों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और वहीं पर देखिए खाक हो गई हो। तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो 1988 में स्थापित हुआ था, 1988 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका क्षेत्रफल छोटा है, वैसे ज्यादा नहीं है, 47 वर्ग किमी के आसपास इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तेंदुआ मिलता है देखने को, तेंदुआ यहाँ पाया जाता है। तेंदुआ के अलावा यहाँ पे आपका घुरल यहाँ पाया जाता है, घुरल जिसको कहते हैं, घुरल या घुरल। उसके अलावा काला भालू भी मिलता है इस एरिया में, ठीक है, काला भालू। बाकी अन्य जानवर तो रहते हैं, हिरन वगैरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इनमें से कौन सा है भैया जिसमें वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्रफल सर्वाधिक, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद है आपका दिए गए विकल्पों में उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी। बाकी 2018 वाली रिपोर्ट देख लेना, यहाँ पर विकल्पों के हिसाब से उत्तरकाशी राइट आंसर है, ठीक है। बाकी 21 की मैं बात करूं या जो अभी 24 वाली रिपोर्ट आई, 2021 में भी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल था पौड़ी का, क्षेत्रफल में पौड़ी था सर्वाधिक में। और 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद पौड़ी गढ़वाली है, ठीक है, पौड़ी ही है।
अब यहाँ पे ऑप्शन में पौड़ी है नहीं, तभी उत्तरकाशी दूसरे नंबर पे था, तो फिर उत्तरकाशी। तो वन क्षेत्रफल में तो सेम डेटा है अभी भी, लेकिन 1% कम हो गया है। 1% का मतलब चेंज हुआ है डेटा। सर्वाधिक 1% वाला पहले नैनीताल था, लेकिन अब चंपावत बन गया है, ठीक है। जबकि वन क्षेत्रफल वाला पौड़ी ही पहले भी था, और इस बार की रिपोर्ट में भी पौड़ी ही पहले नंबर पे है, ये आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा पौड़ी गढ़वाल जनपद में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पौड़ी जनपद में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य। ऐसे आपका कई बार पूछ लेता है कि जो हमारा अस्कोट वन्य जीव विहार है किसके लिए फेमस है, गोविंद वन्य जीव विहार पूछ लेता है। तो वन्य जीव विहार आपको अच्छे से याद रखने चाहिए, इनका जो फॉर्मेशन ईयर है वो भी याद रखिए, और स्पेशली किस पशु के लिए फेमस है ये भी याद रखना है। और कभी कभी उन वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई स्पेशल रिवर बहती है तो वो भी पूछ लेता है, ठीक है। तो कुछ आपको भी याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इसका। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 1964 में हुई थी, 1964 में भट्ट जी ने इसको स्थापित किया था। और चिपको आंदोलन को गति देने में इस संस्थान का महत्वपूर्ण रोल रहा या भूमिका रही, ठीक है। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संस्था बनाया था जिसका नाम था डालियों का दगड्या, ठीक है, दगड्या। डालियों का दगड्या एक संगठन बनाया था इन्होंने, जिसका अर्थ होता है पेड़ों का साथी, ठीक है, यानी कि पेड़ों का दोस्त, ध्यान रखेंगे। और आपको पता है दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट जी को पर्यावरणीय योगदान के लिए 1982 में 1982 में एशिया का नोबेल प्राइज जिसको कहा जाता है रेमन मैग्सेसे दिया गया था, ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था इनको, ठीक है, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दिए गए विकल्पों में हो जाएगा कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो ये है 2390 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2300 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कहाँ स्थित है भैया? तो गंगोत्री आपको पता ही है, उत्तरकाशी में धाम भी है, और इसी के नाम पे गंगोत्री नेशनल पार्क भी है, ठीक है। 4 धामों में एक धाम है ना गंगोत्री। आप ध्यान रखेंगे भाई, आपका स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की। तो उत्तरकाशी में गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसके अलावा गोविंद जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, और गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दोनों ही उत्तरकाशी में ये स्थित है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है प्रतिशत में? तो भाई ये मैं आपको बता चुका हूं, इस बार चंपावत बन गया है, ठीक है। 2021 में कौन था? नैनीताल था। लेकिन 2024 की जो रिपोर्ट आई, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2024 की है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई, FSIR इसको कहा जाता है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में उत्तराखंड के चंपावत जनपद का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है प्रतिशत के आधार पे। सर्वाधिक वन क्षेत्र यहाँ पे है, ठीक है। कितना बताया था मैंने? लगभग 69 कुछ प्रतिशत था, जो कि आप देख लेना। तो इतना यहाँ पर वन क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पे आप नैनीताल चले गया है, नैनीताल का वन जो प्रतिशत है वो घटा है, तो नैनीताल का आप 67 के अराउंड हो गया है ना। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो बताना है भाई ऑब्जेक्टिव, मेन एक इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड क्या है इनमें से? तो अब ये तो यार कोई भी बता लेगा। उत्तराखंड में वन नीति बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन, ठीक है, यानी कि आपका टू स्टेब्लिश इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। और आपको पता ही है उत्तराखंड जो है बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, और इसी के एवज में उत्तराखंड को ग्रीन बोनस भी मिलता है, ठीक है। ग्रीन बोनस यानी कि उत्तराखंड राज्य ना यहाँ पे क्या दे रहा है? प्राकृतिक संसाधन दे रहा है अन्य राज्यों को भी, इतना वन क्षेत्र है यहाँ पे, तो इसके लिए उत्तराखंड को ग्रीन बोनस दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उत्तराखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 45.44% क्या है? वन क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में वनों का जो क्षेत्रफल है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 45.44% है, नई वन रिपोर्ट में भी। क्लियर? ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फिर ये आपका आ गया रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और इसका जो टोटल एरिया है मैं बता चुका हूँ 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के प्राप्त होते हैं? तो दिए गए विकल्पों में से बताइए कौन सा भैया सबसे ज्यादा प्रजाति का वृक्ष उत्तराखंड में प्राप्त होता है? तो नो डाउट भाई चीड़ का जो वृक्ष है ये ब्रिटिशर्स की देन है। ब्रिटिशर्स ने अपने लाभ के लिए चीड़ के पेड़ लगाए यहाँ पे, और अब उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक चीड़ के ही वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ का जो वृक्ष होता है कोंगधारी जो वन होता है ना, कोंगधारी वन के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोंगधारी वन। और पर्वतीय जो शीतोष्ण वन होते हैं, शीतोष्ण, शीत भी और ठंडे भी और गर्म भी, शीतोष्ण वन प्रजाति के अंतर्गत आता है। कोंगधारी वन और शीतोष्ण वन के बीच में आता है चीड़ का पेड़। ठीक है, और चीड़ के वृक्ष जो पाए जाते हैं आपके, अगर कोंगधारी वनों में मैं बोलूं तो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई में ये वन आपको देखने को मिलेंगे। शीतोष्ण में इससे नीचे के कुछ एरियाज में आपको चीड़ के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चीड़ जो है भाई ये पानी का अत्यधिक दोहन करता है, ये अच्छा नहीं माना जाता। ये पानी को बहुत ज्यादा सोखता है और आसपास जो वनस्पति होती है ना वो फिर डेवलप नहीं हो पाती, और चीड़ का वन ही ज्यादा डेवलप हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा लॉस है इसका, जो इसके पेड़ की पत्तियां गिरती है जिसको पिरूल कहा जाता है। और ये पिरूल जो होती है उत्तराखंड में जंगल की आग लगने का सबसे बड़ा एक कारण है। जंगल की आग में ना ये पेट्रोल का काम करती है, इतने तेज ये आग पकड़ते हैं पिरूल। तो ये भी एक लॉस है इस पेड़ का। अगला क्वेश्चन है कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक जो रसायन है उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? तो टैक्सोल नामक जो औषधीय हमारा जो औषधि मिलती है वो इनमें से मिलता है किस पौधे से? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, धुनेर के पौधे से। ठीक है, धुनेर के पौधे से भैया कैंसर की दवाई भी बनाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, धुनेर। और धुनेर देखिए आपका ऐसे उत्तराखंड में बहुत से हैं अभी औषधियां, जैसे कि किलमोड़ा होता है। किलमोड़ा जो है, किलमोड़ा की जो जड़ें होती हैं, जड़, ठीक है, किलमोड़ा की जो जड़ें होती हैं इसको कूट कर इसका पानी पिया जाता है डायबिटीज में। डायबिटीज पेशेंट के लिए ये आपका वरदान है। ठीक है, किलमोड़ा। ऐसे उत्तराखंड में बहुत से औषधीय पौधे उत्पन्न होते हैं या उत्पादित होते हैं, जैसे कि औषधीय पौधों में अगर हम बात करते हैं, एक तो हमारे धुनेर का पौधा आ गया। ऐसे जो कंडाली होते हैं, कंडाली में भी औषधीय गुण होते हैं। ठीक है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है कंडाली, जो बचपन में हमारी माता जी हमें लगाती थी। ठीक है, और इसके अलावा और भी है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में किसी सेशन में इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो धुनेर के पौधे से टैक्साल नामक रसायन प्राप्त होता है जिससे कैंसर की भी दवाई बनती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये था आज पीवाईक्यू का पार्ट 3। यहीं पे मैं सेशन को समाप्त करूंगा। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा दोस्तों, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाए और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराए। मॉर्निंग में आपको ये पीवाईक्यू की जो डोज है या पीवाईक्यू की ये सीरीज है कैसी लग रही है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और साथ ही दोस्तों बने रहिए आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।